1959 आते आते तिब्बत में हालात इतने बिगड़ने लगे कि दलाई लामा को लगने लगा कि तिब्बत में रहना अब सुरक्षित नहीं है। उसी वक्त उन्होंने तिब्बत छोड़ने का फैसला लिया, भारत से राजनीतिक शरण मांगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दलाई लामा को शरण देने के लिए राजी हो गए। असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। दलाई लामा के सामने मुश्किल थी कि वो तिब्बत से भारत जाएं कैसे, क्योंकि चीन के सैनिक और जासूस 24 घंटे उन पर नजर रखे हुए थे। पूरी कहानी को जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तेंजिन ग्यात्सो 14वें दलाई लामा तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताकस्तेर क्षेत्र में रहने वाले ओमान परिवार में हुआ था। लगभग 65 साल पहले अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी की दलाई लामा से मुलाकात के कारण चीन बुरी तरह दलाई लामा से चिढ़ गया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पिछले 65 सालों से भारत में ही रह रहे हैं। भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दी है। दलाई लामा के भारत आने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आपको ये कहानी पूरी सुननी चाहिए। 1959 की सर्दियां शुरू हुई तो चीन ने तिब्बत में सैन्य कार्रवाई बढ़ा दी। साल भर पहले 1958 में पूर्वी तिब्बत के कुछ खंपाओं ने चीनी सैनिकों के खिलाफ हथियार उठाया था, लेकिन उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। 1959 आते आते हालात और बिगड़ गए। दलाई लामा को लगने लगा कि तिब्बत में रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने तिब्बत को छोड़ने का फैसला लिया। दलाई लामा और उनके करीबियों ने तय किया कि वे रात के अंधेरे में मैकमोहन लाइन के रास्ते तिब्बत बॉर्डर पार करेंगे। मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश के तवांग से होकर गुजरती है। दलाई लामा अपने कुछ खास करीबियों के साथ 17 मार्च को ल्हासा यानी कि तिब्बत की राजधानी से पैदल निकल पड़े। वे रात में चलते और दिन में रास्ते में पड़ने वाले गांव गुफाओं में रुक जाते ताकि चीनी सैनिक और उनके जासूसों को खबर ना लगे। दलाई लामा अगले 15 दिन रात के अंधेरे में चलते रहे। हिमालय के रास्ते पहाड़ों को पार करते हुए 31 मार्च को मैकमोहन लाइन तक पहुंच गए। चूँकि दलाई लामा को ल्हासा से भारत आने में करीब 15 दिन का समय लग गया, इस दौरान उनके करीबियों को उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं चल पा रहा था कि लामा सुरक्षित भी हैं या नहीं। कई लोगों को लगने लगा था कि दलाई लामा की मौत हो गई है। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त तिब्बत और आसपास के इलाकों में ऐसी अफवाह फैली कि दलाई लामा को सुरक्षित भारत पहुंचने के लिए बौद्ध धर्मगुरुओं ने विशेष अनुष्ठान किया। जब वे प्रार्थना करते थे तो दलाई लामा के आसपास बादलों का धुंध बन जाता और वे किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। 31 मार्च की रात दलाई लामा तिब्बत बॉर्डर पार कर भारत आ गए। फेमस इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि भारत आने के बाद दलाई लामा ने पहली रात तवांग के एक बौद्ध मठ में गुजारी। 3 हफ्ते बाद भारतीय अफसर उन्हें अपने साथ दिल्ली ले आए। यहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात होनी थी। गुहा लिखते हैं कि जब दलाई लामा भारत आए उस वक्त भारत और चीन के रिश्ते बहुत नाजुक स्थिति में थे। 1857 में लद्दाख के सांसद और लामा कुसाक बाकुला तिब्बत दौरे पर गए। वहां उन्होंने देखा कि चीन सियांग की तरफ तेजी से सड़क और दूसरी चीजें बनाने में जुटा हुआ है। उन्होंने सरकार तक पूरी बात पहुंचाई। सरकार इससे निपटने की रणनीति बना ही रही थी कि दलाई लामा का मामला आ गया। रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि दलाई लामा राजधानी दिल्ली में नेहरू से मिले, उन्हें तिब्बत की सारी स्थिति बताई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि भारत तिब्बत की आज़ादी के लिए
चीन से लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। नेहरू ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि पूरी दुनिया भी तिब्बत को तब तक आज़ादी नहीं दिला सकता जब तक चीनी राष्ट्र का पूरा ताना बाना खत्म ना हो जाए। उनका मानना था कि तिब्बत की समस्या चीनियों से बातचीत के जरिए ही निकल सकती है। अभी की तारीख में दलाई लामा लगभग 88 साल के हो गए हैं। पिछले 65 सालों से वो भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। वह धर्मशाला में रहते हैं और यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चला रहे हैं। दलाई लामा को साल 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को शांति, दया और करुणा के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। तिब्बती बौद्ध उन्हें अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं। बौद्ध धर्म में लामा का मतलब होता है धर्मगुरु, जो सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। चीन अक्सर दलाई लामा को लेकर बखेड़ा खड़ा करता रहता है। नैन्सी पेलोसी पहली नेता नहीं है जिनकी लामा से मुलाकात पर चाइना चिढ़ गया है। इससे पहले भी बराक ओबामा राष्ट्रपति रहते हुए दलाई लामा से मिले तो भी चीन ने खासा विरोध किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।